संविद ने एक बात कही अभी स्टेट फंडिंग के बारे में, मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग होगी तो स्टेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज का उनको मिलना भी चाहिए। कारण पता है क्या, देखिए प्रजातंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज ही प्रजातंत्र को चलाती हैं और उनको अगर स्टेट फंडिंग मिलती है और स्टेट फंडिंग से इलेक्शन होते हैं तो निश्चित रूप से उसके दो बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो ये होगा कि जो स्टेट कॉर्पोरेट पैसा देता है चुनाव के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आप पॉलिसीज में कहीं ना कहीं उनका इंटरफेयर नहीं रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो। दूसरी बात ये होगी स्टेट फंडिंग से, स्टेट फंडिंग होने से निश्चित रूप से जो बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग की पार्टी है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पार्टी है या बैकवर्ड्स की पार्टी है, उनका कॉर्पोरेट्स तक इतना रीच नहीं है तो इसकी वजह से सरकार की तरफ से अगर फंडिंग होगी तो निश्चित रूप से और उनको चुनाव लड़ने का बेहतर जरिया मिलेगा, जिसकी वजह से देखिए प्रजातंत्र का मूलभूत जो ढांचा है वो ये कहता है कि आम आदमी को पूर्ण अधिकार मिले। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो अभी ये बात उठ रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस तरह से जो चीजें उठी हैं, निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी की कमी है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को। और जिस तरह की रिपोर्ट एडीआर की और जो अन्य रिपोर्ट्स हमने देखी हैं, और आप देखेंगे कि पिछले 2009 के चुनाव में एक रिपोर्ट है कि जिसमें 57%, 34% तो जो कैंडिडेट खर्चा कर रहे हैं वो व्हीकल्स पे खर्चा कर रहे हैं, और जो विशेष चिंता का विषय है वो 23% खर्चा जो है उनके टोटल जो चुनाव का खर्चा है वो पब्लिसिटी पे हो रहा है, वो समाचार पत्रों पे हो रहा है खर्चा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे हो रहा है, या मीडिया के जो आपके एफएम्स वगैरह उस पे हो रहा है। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चुनाव में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं क्योंकि वोटर यानी मतदाता को जानने का हक है कि राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में पैसा खर्च करती हैं क्या उस पर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती हैं। त्रिलोचन शास्त्री जी, आप इस पूरी डिबेट को आप कहीं पहुंचता देख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बात हो जाती है चुनाव सुधार की, बात हो जाती है कि भाई स्टेट फंडिंग की बात हो जाती है, लेकिन ये बहस आज की नहीं है। अगर हम लोग जो मतदाता हैं, अगर हम सोच समझ के मत डालें, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, काले धन का उपयोग कर रहा है, अगर हम एक वादा करेंगे हम इस व्यक्ति को कतई ही वोट नहीं डालेंगे तो अपने आप ये बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ही वोट डालते हैं। राजीव जी, शास्त्री जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। और एक बात याद दिलाना चाहूँगा टीवी के माध्यम से सभी व्यूअर्स को, कांग्रेस पार्टी ने एक विधेयक लाई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे, दल बदल विधेयक, तो उससे भी निश्चित रूप से देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हम टोटल कर रहे हैं। दल बदल विधेयक लाने के बाद से निश्चित रूप से जो स्विचिंग ऑफ पॉलिटिकल, राजीव जी के बाद 10 साल से, राजीव जी को छोड़ दीजिए, आज 10 साल से आपकी सरकार शासन में है, सवाल 10 साल का हिसाब, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। किसी भी प्रक्रिया को सुधारने को या चलाने के लिए एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये अनवरत प्रक्रिया है। आज हम लोगों को जरूरत इस बात की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, अगर हम स्टेट फंडिंग की बात करें, क्या बीजेपी का नेतृत्व, क्या कांग्रेस का नेतृत्व, दोनों नेतृत्व अगर साथ बैठ करके इलेक्शन फंडिंग के ऊपर बात करें और उस पर कोई कंक्रीट रिजल्ट लेकर आए तो डेमोक्रेसी और मजबूत होगी और डेमोक्रेसी और पारदर्शी होगी। आप मैं उत्तर देता हूं। पहला विषय है, मैं एडीआर की रिपोर्ट का पूरा अध्ययन करके आया हूं और फाउंडर मेंबर बैठे भी हैं। इससे पहले कि इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज का जो फाइनेंस हो रहा है उस विषय में चर्चा चल रहा था, तब से मैं बोलना चाहता था कि शास्त्री जी सहमत होंगे, 75% भारतीय जनता पार्टी की जो फाइनेंस होता है वो आजीवन सहयोग निधि से है। जो मेंबर्स 1000 रुपये, 10,000 रुपये देते हैं उससे है 5,000 रुपये, इन तीनों कैटेगरी में। और ठीक आपने मेरे भाई ने याद दिलाया, तो कांग्रेस का 80% कूपन सिस्टम से है, जिसका कि कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं है। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी 65 वर्ष तक रूल किया हुआ है, ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा पोर्शन, ह्यूमंगस पोर्शन उसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मैनेज। इस बार तो नीतीश जी वगैरह सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इतना पैसा लगा रही है, इस बार चुनाव में कहां से पैसा। मैं वही तो कहना चाहता हूं। देखिए अशोक जी, एक चीज कहना चाहूंगा, मैं कंप्लीट तो कर दूं, आप बहुत देर से बोल रहे थे, मैं कंप्लीट कर दूं, आप जरूर मेरे को बोलिएगा। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ सकता हूं कि जिस तरह से वो अपने मंचों को बना रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए एक मंच पे खर्च कर रहे हैं, वो ब्लैक मनी कहां से आ रही है? देखिए इलेक्शन कमीशन क्या नहीं देख रही कौन सा मंच किसका कहां लग रहा है और क्या हो रहा है? नहीं, हमारे मंच देखिए आप सिंपल होते हैं, 4 कुर्सी होती है मंच पर, यहाँ नर्सरी क्लास का डिबेट थोड़ी हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है। इलेक्शन कमीशन को अगर कहीं भी लगता है कि ये एक्सीड कर गया है तो मुझे लगता है इससे पहले कि राजीव जी या संबित पात्रा पूछे, इलेक्शन कमीशन पूछ लेगा, तो वो काम है, आप एक्सपर्ट को छोड़ दीजिए। मैं राजीव जी आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, आपने कि आपके जो 23 मंत्री थे, जो हमने जिस मुद्दे से शुरू किया था, आपके 23 मंत्री भी थे
जिन्होंने कि हिसाब, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो पार्टी से पैसा मिला उसका पूरा हिसाब चुनाव आयोग को। 23 मंत्री जिसमें श्रीप्रकाश जायसवाल, पी चिदम्बरम, दिनशा पटेल जैसे वरिष्ठ मंत्री थे। सवाल यह है कि जब इस तरह से आपके मंत्री करेंगे तो क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? मैं मानता हूं ये चिंता का विषय है और मंत्रियों को हिसाब देना चाहिए था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी देखिए जिस तरह से नियम कायदे हैं और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें और रिफॉर्म्स लाने की बात है। अगर आप आंकड़े देखने की बात करेंगे तो 3% सिर्फ 15 एमपीज ने माना है क्रॉस दी पार्टी लाइन कि हमको पार्टी ने पूरी फंडिंग की है, और ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं सब पार्टी ने हमें फंडिंग ही नहीं की है। वही कह रहा हूं, जब तो सांसद ही सच नहीं बोलेंगे तो फिर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा राजनीतिक लोगों को मैं इसके सवाल का पहले जवाब देता हूं, मुझे पता क्या सवाल आएगा। नहीं, आपको पता राजनीतिक नहीं है। लोगों को, एकेडमिक सवाल सामाजिक पूछूंगा लोगों ना, को, मैं ये और रेटोरिक नहीं करूंगा। जो लोग बाग अपने आप को समाज का प्रोधा बताते हैं उनको चारित्रिक रूप से निश्चित रूप से सुधर लेना चाहिए और समय साफ कम होना है। चाहिए। संबित जी आपका देखिए, सवाल भी और मैं पूरा एकेडमिक डिबेट ही रख रहा हूँ कि मुझे पता है मैं किस चैनल में बैठा हूँ। आप देखिए ये महत्वपूर्ण चैनल है, लोग इसे ध्यान से सुनते हैं। HSBC बैंक में किन लोगों का ब्लैक मनी है, इसका एक 700 लोगों का लिस्ट आया था पार्लियामेंट के पास। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करते रह गई कि आप इस लिस्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि तो वो नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे चिंता जता रही थी और कल इसलिए फटकार पड़ा है, ये लिस्ट क्यों नहीं जारी हुई, ये काले धन के ऊपर क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है। काले धन के बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रोज अपना हल्ला मचाती है, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट मचाती है, आप उसके विषय में कहें। हम निश्चित रूप से संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि वो काला धन वापस आए, लेकिन काला धन एक दिन में नहीं आ सकता है। 100 दिन में तो बोला आपने। वो बहुत नहीं, हमने नहीं बोला। अरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 100 दिन में, 100 दिन का नकार देंगे। आप बताइए अशोक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। ये प्रधानमंत्री ने, देखिए ये प्रधानमंत्री ने 100 दिन की बात कही थी। काले धन के मामले में, अशोक जी, काले धन के मामले में बहुत सारी सरकार के, पूरे विश्व की बहुत सारी सरकारों से बात करके निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो अगर आज इसकी शुरुआत हुई श्वेत पत्र लाकर कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री की बात को आप नकार दे रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा इस पर? देखिए बहुत स्पष्ट है और एक ही एजेंडा है, जब तक काले धन के सोर्स का डिक्लेरेशन नहीं होता है, उसे हिंदुस्तान वापस नहीं लाया जा सकता है, तब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हो सकता। वो आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो है। हम ही 2009 में ये विषय लाया हुआ है। प्रोफेसर शास्त्री, आखिरी बात, आपको लग रहा है कि ये बहस जो है बहुत सारे इशू पर जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो ट्रांसपेरेंसी है वो जरूरी है, ये पार्टियां दोनों मान रही हैं, लेकिन कैसे होगा ये सवाल? नहीं, हमको ये समझना है जनता व्याकुल है, लाचार भी है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे लड़ने में संवाद कर रहे हैं। हाँ, संवाद कर रहे हैं, मगर मकसद यही है कि आप हमें वोट दीजिए और मैं सत्ता में आना चाहता हूँ, और सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, उसी खेल में चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, कांग्रेस केवल कांग्रेस के लिए काम कर रही है, तो देश के लिए कौन काम कर रहा है? काम करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, समय इतना ही मैं जानता हूं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं और अब चुनाव का मौका है, बहुत सारे रिफॉर्म्स रिफॉर्म लूटा है, राइट्स लाइए लोगों के लिए। मैं जानता हूं ये बहस अगर शुरू होगी तो खत्म नहीं होगी, पर कुल मिलाकर जो बात निकल कर आती है वो इतनी जरूर है कि चाहे बीजेपी, कांग्रेस या तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनको ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना पड़ेगा। अब तक जो हुई वो सिर्फ बातें हुई हैं, चाहे चुनाव सुधार की बात हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात हो। उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव के बाद कम से कम गंभीरता से, चाहे सरकार किसी की भी बने, गंभीरता से इस विषय में काम होगा, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट साफ बताती है कि जो सच्चाई है वो दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों लोग यहां पर आए और जानने का हक में आपने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते चलते इस पूरे हफ्ते आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो देश भर में वो समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली हाईकोर्ट है चिंतित। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और यातायात पुलिस को यह निर्देश दिया है कि प्रभावी तरीके से वो इसकी जांच करें, जो कि वाहनों की जो चेकिंग दिल्ली में हो रही है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में एक आरटीआई लगी थी। आरटीआई के लगने के बाद जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। जबकि दिल्ली में जो फिलहाल जो वाहन चेकिंग करने की जो यूनिट है वो 657 है, और आरटीआई कार्यकर्ता ने यह भी बताया है कोर्ट को कि वायु प्रदूषण के चलते करीब 30,000 लोगों की जानें चली जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को इस पर प्रभावी तरीके से यातायात पुलिस के साथ मिलकर काम करने की है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, फर्टिलाइजर स्थित डाक विभाग। उस डाक विभाग के एक डाकिया ठीक उसी दिन डाक लेकर के पहुंचता है, रजिस्ट्री लेकर के पहुंचता है जिस दिन लखनऊ में आयोग में सुनवाई होनी होती है।
आरटीआई कार्यकर्ता जब कहा कि ये तो आज के डेट में है और आज हम कैसे लखनऊ पहुंच पाएंगे, तो डाकिया ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ये सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के तमाम हिस्सों में इस तरह के वाकया आ रहे हैं और सुनने के लिए मिल रहा है कि जो डाकिया है ठीक उसी दिन डाकिया लेकर के आता है जिस दिन आयोग में सुनवाई होनी होती है। जब दिल्ली की एक संस्था ने आरटीआई डालकर यह जानना चाहा कि जो देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, आखिर उन्हें चंदा फंड कहां से मिलता है और उनका सोर्स क्या होता है, जो आरटीआई से जवाब आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। जो भी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका जो भी सोर्स मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, 75% से ज़्यादा जो फंड होता है उस सोर्स का नहीं पता होता है कि ये 75% से ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है, 2009 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें उसे 172 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले थे, जो कई उद्योगपतियों ने दिया था, कई संस्थानों जो प्राइवेट संस्थान है उन्होंने दिया था। उसी तरह जो कांग्रेस है, 2009 के चुनाव में कांग्रेस को भी 180 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कितना पैसा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन पैसा देने वालों को जो नाम होता है वो नहीं पता चल पाता। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पुणे में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली है और उनके पास से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ है। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उस सुसाइड नोट पर उन्होंने कुछ राजनेता, कुछ बड़े अधिकारियों और इलाके के कुछ छोटे अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया है। जो आरटीआई एक्टिविस्ट विलास थे, उन्होंने अपने इलाके में कुछ जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उससे खिलाफ आरटीआई लगाकर कई मामलों का पर्दाफाश किया था। अब पुलिस इन 50 लोगों के जिनका नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है उनके पूछताछ करेगी। हालांकि महाराष्ट्र में एक पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या होने के मामले सामने आते रहे हैं। उत्तराखंड में आरटीआई से एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है कि जो विचाराधीन कैदी होते हैं, जिस दिन उन्हें सुनवाई पर ले जाया जाता है वो सुबह 9 से 11 बजे के बीच में उन्हें खाना दे दिया जाता है, लेकिन जो उनकी सुनवाई होती है उस सुनवाई में देर हो जाता है। वहाँ से आते आते लगभग 5-6 बज जाते हैं, लेकिन दोपहर के जो भोजन देना होता है वो कैदियों को नहीं दी जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन माना है और इसके लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित जितने भी देश के जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सबको पत्र लिख करके कहा है कि ऐसा दिशा निर्देश जारी की जानी चाहिए जिससे इन विचाराधीन कैदियों को जो दोपहर का भोजन है वो दिया जाए। खबर मध्य प्रदेश से। सरकार ने गरीबी रेखा से जो नीचे लोग बिलोंग करते हैं, जो नीचे रहते हैं, उनके लिए बीपीएल कार्ड योजना बनाई ताकि उन्हें सरकार से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिल सके। लेकिन आरटीआई, जब लोगों ने आरटीआई डालना शुरू किया, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरटीआई डाला, तो जो जानकारी निकल के आई उसमें ये पता चला कि इस योजना का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो पैसे से बड़े हैं, जो अमीर लोग हैं, गरीबों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जब सामाजिक कार्यकर्ता एकत्रित हुए, उन्होंने आरटीआई डालकर ये जानना चाहा कि अलग अलग ज़िलों में बीपीएल जो कार्ड धारक हैं क्या उनको फ़ायदा मिल पा रहा है, और वो गांव-गांव जाकर उन्होंने निगरानी की, उन्होंने देखा तो ये सामने खुल कर आया कि जो गांव में जो लोग रहते हैं, बीपीएल कार्ड धारक की जो सूची होती है उसमें गांव के प्रतिष्ठित लोगों का नाम है। तो था आरटीआई इस हफ्ते। इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और हमारे ट्विटर हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।